हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट इंद्रानी। मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑन द बेल आइकन बटन, और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। जय श्री राम। ये पहली स्टोरी है समीना जी की। समीना कहते हैं कि जब वो बहुत छोटी थीं तब उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि उनके पापा ज़्यादा अच्छे जॉब ना होने की वजह से उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहते थे। वो लोग 6 भाई बहन थे। उनके पापा आइसक्रीम बेचते थे। उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती थी जो 6 बच्चों का लालन पालन करे। परवरिश में कमी रह ही जाती थी, इसीलिए उनके मॉम भी सिलाई बुनाई किया करती थी। उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम दूर हो जाया करता था। ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उनका शौकिया चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती थी। एक रोज़ की बात है, उनके पापा ने क्या किया, वो जहाँ जहाँ पे जाते थे आइसक्रीम बेचने, उन्होंने सोचा कि गर्मी की मौसम है, मैं और ज़रा सा दूर दूर जाता हूँ, शायद वहाँ पर मुझे ज़्यादा सेल हो जाए मेरा और ज़्यादा पैसा भी मिल जाए। ये सोचकर वो आगे तरफ चले गए। वो जाते जाते इस रास्ते में चले गए जहाँ पे उन्होंने कभी गए नहीं थे। उसके बाद उन्होंने देखा एक बहुत ही अच्छा सा पार्क है और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इतनी दोपहर के समय में बच्चे खेल रहे हैं, ये कैसे माँ बाप हैं जो दोपहर के समय में इतनी कड़ी धूप में। फिर भी उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, पार्क में एंट्री ले लिया। जाने के बाद देखते हैं सब बच्चे लाइन वाइज आके उनके पास से आइसक्रीम लिए और सब ने एक बारी बारी करके उनको पैसा दे दिया। वो बहुत खुश हो गए। काफ़ी पैसे उनके अनुमान से उस दिन काफ़ी पैसे उनकी कमाई हो गई। वो आ गए घर, काफ़ी थके हुए से थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पैसे उन्होंने रख दिए। दूसरे दिन भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहीं पे जाता हूँ पहले। फिर उसी तरह उनका आइसक्रीम सेलिंग हो गई। तीसरा दिन भी हुआ। चौथा दिन के दिन वो सोचे कि हाँ, मैं वहाँ पे 3 दिन से जा रहा हूँ, आज भी चला जाता हूँ। तो जाते जाते सड़क में उनको उनका एक फ्रेंड मिल गया। उस फ्रेंड से उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई घर वर तो बना हुआ नहीं था, बस वहाँ पे एक पार्क था और आने जाने का रास्ता था। उनके फ्रेंड ने कहा कि यहाँ कहाँ जा रहा है, इतना दूर तो आइसक्रीम बेचने जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ऐसा बात है, मैं 3 दिन से जा रहा हूँ, बच्चे पार्क में खेलते हैं और सब कोई ढेर सारे आइसक्रीम्स लेते हैं और मुझे बहुत अच्छी कमाई हो रही है। तो उनके फ्रेंड ने कहा ये क्या, वो पार्क तो कब से बंद है। तो उन्होंने कहा बंद है, क्यों बंद क्यों होगा, बाकायदा खुला है। बोला नहीं, वो खुला नहीं है, वो पार्क बंद है और वहाँ पे बोर्ड भी टंगा हुआ है कि वो पार्क हॉन्टेड है, इसीलिए वहाँ बच्चे तो दूर की बात है, कोई बूढ़ा जवान भी वहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं। तो वो सुनकर सोचे जे ये क्या हुआ, मैंने ये क्या कर दिया। तो वो फिर भी उनका मन नहीं माना, वो चले गए। जाने के बाद देखते हैं कि कोई बच्चा नहीं है। वाकई में वो बोर्ड टंगा हुआ है कि इस पार्क में एंट्री मना है, हॉन्टेड पार्क। वो लौट आए घर में, बहुत उदास हो गए। फिर अचानक से उन्हें याद आया पैसों का। तो पैसे देखे तो एक भी पैसा वो नहीं था। ढेर सारी पैसा उन्होंने जमा करके रखी थी, लेकिन नहीं था। ये देखकर उन्हें बहुत झटका लगा। वो बहुत दुखी हुए कि ये क्या, मैंने क्यों शेयर किया अपने दोस्त के साथ, मुझे तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा था उनसे।
इसीलिए फ्रेंड्स, हर बात अगर आपके साथ कोई अच्छा हो रहा हो, आपको प्रॉफ़िट हो रहा हो, आपको कोई नुकसान नहीं जा रहा, तो आपको हर बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आपको उसमें कष्ट पहुंच रहा है, तो वो बात अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से शेयर करके वो प्रॉब्लम का हल ज़रूर करना चाहिए। और बाय द वे, इस तरह से ज़्यादा जगह से दूर ही रहना चाहिए। बहुत बार देखा गया है, वहाँ से हमें पहले तो प्रॉफ़िट होता है, फिर बाद में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए भगवान को ही विश्वास करके अपने कर्म और मेहनत पर ही विश्वास रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू समीना। ये सेकंड स्टोरी है बबीता की। वो टाटा में रहती हैं। वो कहती हैं कि उनका छोटा भाई जब होने वाला था, उनकी माँ जब प्रेग्नेंट थी, एक बार की बात है, उनकी माँ अपना चेकअप कराने के लिए उनके पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी। तो डॉक्टर ने कहा, तब उनको 7 मंथ चल रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, आप आज के दिन यहाँ पर रह जाओ, घर चली जाओगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उनके मॉम डैड रह गए, बट घर में तब बबीता और बबीता की दादी ही थी। तो उनकी दादी को उनके माँ ने फ़ोन कर दिया कि हम नहीं आ सकते, ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो उनकी दादी माँ ने कहा ओके, कोई बात नहीं। तो उनकी दादी माँ ने कहा बबीता को कि चलो, बबीता तब 5 साल की थी, चलो हम लोग दोनों बाहर से कुछ पैक करा लाते हैं, फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। तो बबीता ने कहा ओके ज़रूर। उसकी बबीता की जो दादी थी वो भी जॉब करती थी, एक शॉप में मैनेजर की नौकरी करती थी वो बहुत दिन से, एक स्टोर में। तो वो दोनों चले गए। जाने के बाद वो दोनों अपना खाना वाना पैक करके लाने के बाद खाना खाकर वो सो गए। वो बताती हैं कि जब वो लोग सो गए, 3 बजे के करीब उनके दरवाजे पे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। बबीता भी जाग कर बैठ गई। उनकी दादी माँ बहुत डर गई कि ये कैसे हो सकता है, इतने रात गए कौन हो सकता है दरवाजे पे नॉक करेगा। और वो लोग एक फ्लैट में ही रहते थे, ऐसा नहीं कि खाली ऐसा घर में रहते थे, वहाँ पे आमने सामने बहुत सारे घर थे। उनकी दादी माँ ने डरते डरते हुए अंदर से ही झांक कर देखने को कोशिश की होल से, तो देखा कि बहुत ही काला लंबा चौड़ा एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने वॉचमैन को फ़ोन लगाया, बट फ़ोन भी नहीं जा रहा था। वॉचमैन का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। वो तो बहुत घबरा गई। फिर उन्होंने वो जो फ्लैट का एक प्रेसिडेंट वगैरह कुछ थे जो सब कुछ अपना देखते थे, वो उनको जो चुना गया था, उन्हें फ़ोन लगाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। ये तो बहुत डर गई, सोची क्या करूं, बाहर नहीं निकल सकती, वो दरवाजे पे है। फिर उन्हें दिमाग लगा के अपने सामने वाली जो लेडी रहती थी उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद जब वो लेडी फ़ोन उठा ली तो उन्होंने कहा हाँ आंटी बोलो, क्या बात है, इतने रात गए फ़ोन क्यों की। तो उन्होंने कहा कि देखो कोई है यहाँ पर, मेरे दरवाजे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है, और तुम लेकिन दरवाज़ा मत खोलना, अपने डोर होल से ही देखना। तो वो देखी, उन्हें कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर इस तरह फ्लैट के सिस्टम थे, एक डोर में कोई आने से वहाँ पर जो 2 बने हुए थे रूम्स, वो देख सकेंगे, आमने सामने बने हुए थे, बट वो औरत को कुछ नज़र नहीं आया। मेरी दादी देख रही है कि हाँ वो खड़ा है, बट वो बोल रही है कि नहीं, कोई खड़ा नहीं है। उसके बाद नॉक आना बंद हो गया।
दादी को तो नींद ही नहीं आई। बहुत जब नौकाना बंद हो गया, एकदम शांत हो गया, तब उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस आंटी को बताए। वो आंटी बोली, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कोई बात नहीं, कल सुबह हम लोग ज़रूर सीसीटीवी में देख लेंगे कोई आया था कि नहीं। वॉचमैन को पूछने पर उसने भी बताया कि नहीं, कोई नहीं आया था। फिर हमारे घर में दादी कहती थी कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। मेरी मॉम की तबीयत ख़राब रहती थी थोड़ी थोड़ी। वो हॉस्पिटल से सुबह आ गई दूसरे दिन, और मम्मी को भी बताया ये सब बातें, मेरी दादी ने पापा को भी। फिर दादी अपना उस दिन छुट्टी भी ले रखी थी। मॉम ने क्या किया, नहा धोकर अपने बाल खोलकर लेट गई। लेटने के बाद मॉम देखती हैं कि सीधा जो फ़ैन, और तब ठंड का मौसम भी था, फ़ैन बंद हुआ था, बंद करके रखे थे। फ़ैन के पास एक बहुत ही काला मोटा सा एक कोई बैठा हुआ है, जैसे दीवार में चिपक कर। ये देखकर तो मॉम बहुत ज़ोर से चीखी। दादी आई तो दादी को कहा, दादी ने कहा, हाँ कल बाहर मैंने ऐसे आदमी को देखा, बट सीसीटीवी में भी नहीं दिखाई पड़ा, कोई भी नहीं देखा है, हमारे घर पे ऐसे क्यों हो रहा है। तो पापा को बोले कि नहीं, जल्दी से जा और कोई पंडित को बुला के ले आ। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ वाली है। जल्दी से गए, एक पंडित को बुला के लाए। मेरे दादाजी भी हैं। दादाजी दूसरे शहर में रहते थे क्योंकि उनको वहाँ पे नौकरी करना पड़ता था, वरना वो भी हमारे साथ ही रहा करते थे। ये फ्लैट मेरे दादा दादी का ही है। दादी माँ दादाजी को भी बुला लिए। उसके बाद तो पंडित जी भी आए, 3 दिन बाद आएंगे बोलकर वो आए। उन्होंने आकर सारे कोना, घर का जो कॉर्नर्स होते हैं, उनको चेक करके उन्होंने कहा, आपके ऊपर में किसी ने काला जादू किया है, और ये और कोई नहीं, आपके घर के ही कोई रिलेटिव्स ने ये काम किया है। दादी सोच में पड़ गई कि ये कौन हो सकता है। बट फिर भी दादी माँ ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें अपने ये विद्या में सब बोल देने का तो इजाज़त नहीं है, परमिशन, बट काला जादू किया है, मैं उसका तोड़ ज़रूर कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तक ये घर छोड़ के आप लोग दूसरे जगह में रहो। दादी बोली, कहाँ जाएं हम। तो पापा ने कहा, कोई बात नहीं, डोंट वेरी मॉम, हम लोग गेस्ट हाउस में जाके रह लेंगे। फिर हम लोग गेस्ट हाउस में रह लिए। गेस्ट हाउस में जाने के बाद भी मम्मी को वो सब पीछा नहीं छोड़ा। मम्मी को कभी कभी लगता था किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा है, और दादी माँ को भी दिखने लगता था। दादी माँ चलते चलते कई बार लगता था उनके आगे कुछ स्नेक्स आ गया, वो पैर लांघने जाती थी। दादी माँ कई बार गिर भी चुकी है। पंडित जी को ये बोलने के बाद पंडित जी बोले, नहीं, आप लोग जहाँ भी जाओ, आपके साथ, आपके ऊपर में किया गया है, मतलब आपके साथ ही रहेगा जब तक इसका तोड़ नहीं होगा। 21 दिन के बाद वो काला जादू का तोड़ हुआ। दादी माँ ने कहा, ये कौन हो सकता है, इतना नहीं बता सकते। तो बोले, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब 21 दिन के बाद वो काला जादू का तोड़ हो गया बोले, तब वाकई में दादी बोलती है, मम्मी भी, कि हमें जैसे लगा कि चैन मिल गया। हम लोग बहुत दिन से नहाए नहीं थे, पानी नहीं पिए थे, लग रहा था आज जैसे हम नहाए हैं, सुकून से पानी पिए हैं, जिंदगी मिला, ऐसे लगा उनको एहसास। फिर तुरंत गांव से खबर आता है कि मेरी जो दादाजी का मौसेरा भाई, जो दादाजी से पहले से ही वो मौसेरा भाई थे, पर उनके घर पे रहते थे, और दादाजी से पहले से ही वो अपने उनके जायदाद के लिए दादाजी से बहुत लड़ाई किया करते थे कि मुझे भी इतना चाहिए, तूने इतना ले लिया, जबकि वो मेरे दादाजी के पापा के बेटे नहीं थे, फिर भी उनको उनके जैसा ही अधिकार चाहिए था। थोड़ा सा उनको दिया गया था, पर उनको उसमें शांति नहीं थी। तो उनको पता चल गया कि वो जो दादाजी का मौसेरा भाई है, उनको पैरालाइज्ड हो गया। तो दादी माँ समझ गई कि ओहो, मतलब इन्होंने ही हम पे काला जादू करवाया था। उसका काट करते ही
उनका प्रॉब्लम हो गया। फिर भी दादी माँ ने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा कि उनको माफ़ कर दो, वो नादान है। मेरी दादी माँ बहुत अच्छी हैं और सबसे बहुत प्यार से बात करती हैं, प्यार से रहती हैं। मेरी दादी माँ के जैसे मैंने कहीं पे भी उतनी अच्छी माँ नहीं देखा। मेरी दादी माँ क्या, वो तो मेरी दादी से बढ़कर मेरी माँ है वो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कभी किसी को गलत रास्ते में चलकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं अपनाना चाहिए ऐसा कि मैं उसे ऐसा कर दूंगा, उसको डाउन करने के लिए उस पे काला जादू कर दूंगा। लेकिन जब बारी खुद की आती है तभी इंसान को पता चलता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम।